Good morning, students. Today's our new chapter starts. That is synchronous machine. इस चैप्टर के कुछ एक पार्ट्स हैं, जिसके यानी कि आप मान के चलिए इसके 4-5 लेक्चर्स में डिवाइड किया है मैंने इसको। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ना है कि सिंक्रोनस मशीन क्या होती है। ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन की अगर बात करें तो ये एक 3 फेज़ सिंक्रोनस जनरेटर और 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें तो इट इज़ अ मशीन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी इज़ नोन एज अल्टरनेटर। ओके, एंड द सेम मशीन व्हेन ऑपरेटिंग ऑन AC सप्लाई इज़ नोन एज सिंक्रोनस मशीन। जितने भी आजकल जो भी हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर हमारे ये अल्टरनेटर्स यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये 11 kV और 33 kV में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसका साइज़ जो होता है एक नॉर्मल जनरेटर से, जो आपने देखे हैं छोटे जनरेटर्स, उनसे बहुत बड़ा साइज़ होता है। तो इसके बड़ा साइज़ होने की वजह से ये लार्ज कैपेसिटी में वोल्टेज को जनरेट करता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इसकी वाइंडिंग में लार्ज करंट फ्लो करता है। तो इसकी वजह से इसका जो आर्मेचर होता है जहाँ पर EMF इंड्यूस होती है उसको हम स्टेशनरी रखते हैं। वो स्टेशनरी वाइंडिंग होती है इसका आर्मेचर जहाँ पर EMF इंड्यूस हो रही है, और इसका जो फील्ड सिस्टम होता है वो हम रोटेटिंग करते हैं। जनरली अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इंडक्शन मोटर में क्या था, इंडक्शन जनरेटर और मोटर में और DC मोटर में भी आपका जो आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आर्मेचर आपका हमेशा फिक्स होगा ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द वाइंडिंग्स। अब जितने ज़्यादा, अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं रोटेटिंग फील्ड सिस्टम रखने की या स्टेशनरी आर्मेचर रखने की। इसमें है कि एक तो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को आसानी से इंसुलेट कर सकते, speed rotors, they carry the field system. High voltage between slip rings are avoided. The number of the slip rings is limited to only 2 and they carry current at either 250 volt or 125 volt DC. The armature winding is more complex than field winding, therefore it is easy to place the winding on the stationary armature. The output current of the alternator is very high, as I said earlier. Therefore, the size of the armature conductor is more and causes centrifugal stresses to develop. Thus, these are placed on a stationary structure. And the cooling system can also be more effective when the armature is kept stationary. यानी कि लार्ज करंट फ्लो करता है आपके आर्मेचर में ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द वाइंडिंग, जिसकी वजह से आप इतने लार्ज वेट हो जाता है उसका। तो सेंटर जब आप आर्मेचर अगर घुमाते हैं इतने लार्ज साइज़ का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस वाइंडिंग को निकाल सकती हैं, उस स्लोट्स में से निकल सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल है स्लोट्स के अंदर ड्यू टू द हैवी साइज़। तो उसलिए हम उस आर्मेचर को स्टेशनरी रख देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेज दैट यू मस्ट नो इन दिस चैप्टर। अब है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स। एज यू सी मोटर के अंदर अब हमारे यानी कि हमें नंबर ऑफ पोल्स का पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी का अगर हमें पता है तो हम सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो वो क्या, ये रिलेशन हमने फ्रीक्वेंसी, स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स की हमें याद रखनी है। जैसे कि सिंक्रोनस स्पीड NS फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशंस दैट यू मस्ट नो। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो डैट इज इक्वल टू NSP डिवाइड बाई 120।
ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिंक्रोनस स्पीड का। अब इसको सिंक्रोनस मशीन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, जो आपका फील्ड की जो स्पीड होती है 3 फेज फील्ड की, जो आपके स्टेशनरी वाइंडिंग पर होती है, तो वो उसके बिल्कुल सेम स्पीड पर इसका रोटर घूमता है। अभी तक आपने क्या देखा था कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से नहीं रोटेट करता, उससे कम स्पीड में रोटेट करता है। बट इसका जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, 120 F/p, यानी कि अगर आपकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है और आप 2 पोल मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी 3000 RPM उसकी स्पीड होगी। तो 3000 RPM उसके फील्ड की स्पीड होगी, तो उतनी ही स्पीड पर उसका रोटर भी घूमेगा। अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 है तब 1500 RPM, एग्जैक्टली 1500 RPM पर ही रोटेट करेगा रोटर ये। और लेकिन अगर इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो हमेशा लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है। अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 है तो वो 90 to 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड की स्पीड से रोटेट करता है। ये 1400 या 1450 के आसपास RPM रहती है उसकी, यानी कि कम रहती है। दैट इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस मशीन एंड द इंडक्शन मशीन। ओके, तो इसको सिंक्रोनस हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। दैट इज़ अगर 1500 उसका सिंक्रोनस स्पीड है तो 15 ऑफ द अल्टरनेटर। इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, एक स्टेटर एक रोटर। स्टेटर इज़ द स्टेशनरी पार्ट विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज़ जैसे कि स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टेटर फ्रेम जहाँ पर हम कोर को प्लेस स्टेटर जहाँ पर फ्रेम को प्लेस करते हैं, और स्टेटर कोर जहाँ पर आपका यानी कि कोर फ्रेम के ऊपर लगता है, सिलिकॉन स्टील का होता है ये बिल्टअप होता है नंबर ऑफ लैमिनेशन से, और ये लैमिनेशन इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे से। इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड अ इजी पार्ट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एंड सिमिलरली स्टेटर वाइंडिंग उस स्लोट्स में डालते हैं हम, कोर के अंदर आपकी स्टेटर वाइंडिंग डलती है। 3 फेज स्टार और डेल्टा कनेक्टिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लोट्स एंड इट सर्व्स एज द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है आपका रोटर। इट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर एंड it can be of 2 types. Number 1 salient pole type rotors and non salient type rotors. अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसी बेस पर इस मोटर की भी 2 टाइप्स होती हैं, इस मशीन की भी 2 टाइप्स होती हैं, सेलियंट पोल टाइप मोटर और नॉन सेलियंट पोल टाइप मोटर्स या जनरेटर्स जो भी हैं। ठीक है, अब सेलियंट पोल टाइप रोटर्स होते हैं जनरली, ये दीज आर द कंपेरेटिवली small machines and the machines driven at relatively low speed. Salient poles are made up of thick steel laminations riveted together and carry the field winding. The individual field pole windings are connected in series as shown in the figure. ये जो फिगर दिखाई गई है ये आपको सेलियंट पोल्स है, यानी कि सेलियंट पोल्स का मतलब है प्रोजेक्टेड पोल्स। आपने पोल अलग से बनाई और नट एंड बोल्ट से इसको फिट कर दिया इसके ऊपर। To supply all the alternators and by an exciter fixed on each alternator shaft. अब जो रोटर होता है सिंक्रोनस सेलियंट पोल मशीन का हैव टू बी लेंथन एज द आउटपुट इंक्रीजेज। ऑन द अदर हैंड स्लो स्पीड मशीन्स ऑफ लार्ज आउटपुट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ लार्ज डायमीटर स्पाइडर। अब जो इसका जो स्पीड होती है इस रोटर की वो लार्ज डायमीटर होने की वजह से इसका ज़्यादा डायमीटर हो जाता है, क्योंकि अलग से आप एक स्टील एक यानी कि आयरन पीस के ऊपर अलग से प्रोजेक्ट कर रहे हो सेलियंट पोल्स, प्रोजेक्टेड पोल्स, तो उसकी वजह से डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे कि ये फर्स्ट ए फिगर में दिखाई दे रहे हैं, अलग से पोल लगा दिए आपने एक सर्कुलर आयरन पीस के ऊपर। अब लेकिन नॉन सेलियंट कौन से होते हैं, उसी आयरन पीस के अंदर आपने स्लोट्स काट दिए अलग से उसी के अंदर ही। ठीक है, तो वो नॉन सेलियंट हुए, यानी कि बाहर से कुछ नहीं आप लेकर आए, नट एंड बोल्ट से कुछ फिट नहीं किया, आपने एक टोटल आयरन का पीस लिया और उसी में स्लोट काट दिए,
ये नॉन सेलिएंट पोल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर सेलिएंट पोल का ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी। सिमिलरली डायमीटर नॉन सेलिएंट पोल मोटर का रोटर का कम होगा लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये जो नॉन सेलिएंट टाइप है ये आपके थर्मल प्लांट्स में यूज़ होते हैं। लेकिन जो ये सेलिएंट पोल टाइप है ये आपका हाइड्रो प्लांट में यूज़ होता है, क्योंकि हाइड्रो प्लांट में आप ज़्यादा वाटर की ज़्यादा स्पीड नहीं होती एज़ कम्पेयर टू स्टीम टरबाइन। तो इस वजह से वाटर टरबाइन की स्पीड कम होती है, तो कम स्पीड में घूमने के लिए हमारे पास सेलिएंट पोल रोटर कामयाब होता है। सिमिलरली ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स भी अब यानी कि स्पीड अगर इट मीन्स अगर जिस रोटर की स्पीड कम है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पोल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे उसमें, अकॉर्डिंग टू द सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 120F/P। ओके, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी कम सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं सेलिएंट पोल में एज़ कम्पेयर टू द नॉन सेलिएंट पोल मोटर्स रोटर्स जो भी है। ठीक है, अब आता है एक्साइटेशन सिस्टम फॉर सिंक्रोनस मशीन। अब एक्साइटेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द फ्लक्स बाय पासिंग करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। एक्साइटेशन का मतलब है, अब ये जो जनरेटर होता है इसके अंदर दो सप्लाईज, ये यानी कि जनरेटर एसी सप्लाई लेने के लिए है, लेकिन इसमें एसी सप्लाई ये जब तक नहीं देगा या ये सिंक्रोनिज्म में जब तक नहीं आएगा जब तक हम डीसी एक्साइटेशन ना दें। इसको हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी इसकी फील्ड वाइंडिंग में। इसकी रोटर वाइंडिंग में आपकी रोटर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग होती है जहाँ पर हम डीसी सप्लाई देते हैं, और जो इसका आर्मेचर होता है उसके आर्मेचर से हम एसी सप्लाई लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये बात इसमें मेन है कि डीसी सप्लाई के बिना ये एसी सप्लाई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसको सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में हमें जानना है। तो डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइडेड ऑन द रोटर of the synchronous machine. For small machine, DC supplied to the rotor winding by the DC generator known as exciter, and for medium size machines AC exciters are used in place of DC exciters, and AC exciters are three phase AC generators. The output of these AC generators is rectified and then supplied through सिंक्रोनस जनरेटर्स के लिए जिनकी रेटिंग ज़्यादा फ्यू हंड्रेड मेगावाट्स की होती है, द वैल्यू ऑफ द एक्साइटेशन बिकम्स वेरी लार्ज, सो द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेइंग वेरी हाई करंट टू द मूवेबल कॉन्टैक्ट्स बिकम डिफिकल्ट, सो दीज डेज अल्टरनेट्स आर यूज ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। A brushless exciter is a DC direct coupled AC generator with its field exciter generator is with its field circuit on the stator and the armature circuit on the rotor. Of the three-phase output of the AC exciter generator is rectified by the solid state rectifier, and the rectified output is directly given to the field winding, thus eliminating the uses of brushes and slip rings. Okay, और एक इसकी लेस मेंटेनेंस भी होती है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम की। लार्ज जनरेटर्स में हम ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आती है बात आपकी आर्मेचर वाइंडिंग की। अब आर्मेचर वाइंडिंग जैसे कि मैंने बताया कि द वाइंडिंग थ्रू विच द करंट इज पास थ्रू द मेन फ्लक्स जो होता है, यानी कि जो मेन फ्लक्स को जो करंट प्रोड्यूस कर रही है वो तो फील्ड वाइंडिंग होती है, वेयर एज द वाइंडिंग इन विच द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, जहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उस वाइंडिंग को हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। The armature winding of the DC machine are usually closed circuit windings, but the AC armature windings are always non-salient pole type and are usually of open circuit type, giving star connections. Okay, तो द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग जो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हम कुछ एक जनरल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं एसी मशीन्स के लिए, ये है नंबर 1, द स्पैन ऑफ द ईच कॉयल, यानी कि स्पैन ये जो डिस्टेंस होता है ईच कॉयल के बीच में मस्ट बी इक्वल टू द पोल पिच, दैट इज टू साइड्स ऑफ द कोल मस्ट बी अंडर एडजेसेंट पोल्स। दो यानी कि तो in such a way that their induced EMF help each other, यानी कि कॉयल को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे को हेल्प करे।
एडिड हो, यानी कि एडिटिव नेचर की हो। सिमिलरली द वाइंडिंग में भी सिंगल लेयर और डबल लेयर हो सकती है। वाइंडिंग शुड बी सो डिजाइन दैट इट मस्ट इंड्यूस ईएमएफ फॉर द साइनसोइडल फॉर्म। हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो साइनसोइडल फॉर्म ही, वेव फॉर्म ही जनरेट करे। ठीक है। अब क्लासिफिकेशंस आर्मेचर वाइंडिंग्स की, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं जो अलग अलग जनरेटर्स में यूज़ होती हैं, जैसे कि सिंगल फेज वाइंडिंग एंड पॉलीफेज वाइंडिंग। नंबर 2 कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, फुल पीस्ड वाइंडिंग, शॉर्ट पीस्ड वाइंडिंग, concentric winding, lap and wave winding. So these are the some of the windings that you have to be discussed in this chapter. And now कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपकी, जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग के रिलेटेड पोल पिच। इसमें कुछ एक टर्म्स हैं आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड, ये भी आपको आनी चाहिए। जैसे कि पोल पिच, पोल पिच होता है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूट्रल एक्सिस और सिमिलर पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट पोल्स। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड एज अ नंबर ऑफ स्लोट पर पोल, यानी कि स्लोट पर पोल को हम पोल पिच कहते हैं। ठीक है। अब फिर आता है इलेक्ट्रिकल एंगल। इफ़ द इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू द मैकेनिकल एंगल इन टू द पेयर ऑफ पोल्स, यानी कि इफ अ कंडक्टर पासिस थ्रू द पेयर ऑफ पोल, वन साइकिल ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, सो अ पेयर ऑफ द पोल represents an angle of 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। ओके। नाउ थर्ड इज द कॉयल। अब कॉयल किसे कहते हैं? कॉयल यानी कि वाउंड कर दी वायर आपने और एक कॉयल बना दी। ठीक है। तो टू कंडक्टर्स प्लेस्ड इन अ टू स्लोट्स डिस्प्लेस्ड बाय अ पोल पिच और लेस देन अ पोल पिच कनेक्टेड एट वन साइड ऑफ द इन द स्लोट, इट इज़ कॉल्ड द मल्टी टर्न कॉयल। फिर उसके बाद आती है वाइंडिंग। जब व्हेन सेवरल कॉयल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट फॉर्म्स अ वाइंडिंग। जितनी ज़्यादा कॉयल्स आपकी कनेक्टेड होंगी उनको हम फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वाइंडिंग बन जाती है। फिर आती है कॉयल पिच। कॉयल पिच और कॉयल स्पैन, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्टिव साइड्स ऑफ द कॉयल। It is expressed in terms of the number of slots spanned by the coil. Okay, thus if the coil, जैसे कि अगर coil span 8 slots है, it means one side of the coil is in one slot 1 and other side is in slot 9. Okay, अब उसके बाद आता है slot pitch. Slot pitch होता है it is the distance between the center point or the similar point of the two consecutive slots or teeth. It is expressed in electrical degrees and is represented by alpha. Okay. फिर उसके बाद आता है phase spread. It is the space of the pole face over which coil sides of the same phase are spread. Basically it is equal to the 180 by 360 degree electrical degrees, यानी कि it is equal to the number of slots per pole per phase. And another is the coil span factor or pitch factor. It is the distance between the two active sides of the same coil is called the coil span or coil pitch. Okay. And another is the distribution factor. Distribution factor is in concentrating winding, the coil sides of the total EMF coil sides of the any one phase under one pole are concentrated in a single slot. The total EMF induced is equal to the arithmetic sum of the EMF in all the ये यहाँ तक फिर आपको यानी कि ये सारा कुछ आपके फर्स्ट लेक्चर में करना है और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट आपके लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी तक